नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का जो प्रश्न पत्र है सब्जेक्ट हिंदी का, तो इसे हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, इनके प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2018 में जो एलटी ग्रेड परीक्षा हुई थी उसे सॉल्व किया है, फिर 17 में जो हुई थी उसे किया है। अब हम सभी 15 वाली कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यूपी टीजीटी परीक्षा जो है टीजीटी परीक्षा जो है 2021 से लेकर के 2005 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं, 2016, 2011, 2013, 2010, 9, 2005, है ना, इन सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि आप इच्छुक विद्यार्थी हैं, यदि आप प्रश्न पत्र को चारों ऑप्शन सहित देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर जो है देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम सभी एलटी ग्रेड ये कंप्लीट करने के बाद जो है हम सभी जो है पीजीटी के 2 वर्ष के प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए हैं, 2021 के और 2016 के। और इसके बाद जो 11 में हुआ था, जो 13 में हुआ था, वो सब अभी नहीं कराए गए हैं। अभी हम सभी एलटी ग्रेड का कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हिंदी से प्रश्न बनता है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, ये जो भी परीक्षाएं हैं ये सभी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो प्रश्न है हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम का है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इनके प्रश्नों को समझिए। हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने 2 भाग कर लिया है, यानी कि प्रश्नों की संख्या जैसा कि जान रहे हैं कि 120 है, 120 है इसकी, है ना। पीजीटी में और टीजीटी में 125 प्रश्न होते हैं, उसकी चर्चा हम फिर बाद में कर लेंगे किसी क्लास में। अभी यहाँ फिलहाल देखेंगे जो हम सभी सॉल्व करने चल रहे हैं। 120 प्रश्न में हम लोगों ने 80 प्रश्न तक कर लिया है। एक क्लास में हम लोगों ने 40 किया है, फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने 40 किया है, तो 2 भाग में करके। क्योंकि जब प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे पीछे मतलब उन प्रश्नों से संबंधित जो भी बनने वाले प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों पे भी चर्चा की जाती है, इसलिए समय अधिक लगता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सभी जो है आज पुनः इसका जो लास्ट क्लास है, कोशिश करेंगे कि 100 जो है 20 कंप्लीट हो जाए तीसरे भाग में, है ना। फिर हम सभी अगले प्रश्न पत्र पर चलें। तो इसी क्रम में आज हम सभी ये देख रहे हैं, इसमें हम सभी को जो है 80 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है। जो भी प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टीआरई 4.0 को भी जो है ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट जो है लगाई जा रही है। यदि आप इस तरह से प्रश्नों को करते हैं, तो टीआरई 4.0 में जो है अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। हम अपने प्रश्नों को देखते हैं कि हमारे प्रश्न क्या हैं। प्रैक्टिस सॉल्व कराने के बाद मन में ये विचार आ रहा है कि संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार, उनकी महत्वपूर्ण विधाएं और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो तथ्य हैं, और धातु रूप, शब्द रूप, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन सभी को जो महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जैसा कि जो परीक्षा की डेट आई है, अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है, संभावित तिथि जो है कि जनवरी में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी को अभी चलना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग समय बहुत कम है, तो उस समय, कम समय में कितना बेहतर करें हम सभी, ये करने की हम सभी की पूरी कोशिश रहेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाएँ हम सभी। तो ध्यान में ये है कि जो है एक क्लास जो है संस्कृत साहित्य की भी जो है चलाई जाए। फिलहाल अभी प्रैक्टिस को करते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस जब हम सभी सॉल्व कर लेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू देख लेंगे, तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। 81 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो कौन थे हिंदी प्रदीप? ऑप्शन ए है अंबिका दत्त व्यास, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो जो है बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में इसका जो है संपादन किया था। और ये एक मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और ये वही पत्रिका है जिसके मुख पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट भय आनंद भरे। ये इम्पॉर्टेंट है ना। आगे हम सभी देखेंगे, ये हिंदी प्रदीप ही है, बालकृष्ण भट्ट के उसमें लिखा रहता था। और आगे अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर का, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है।
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1905। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1903, 1902, 1900। ये पूछा जा रहा है प्रकाशन वर्ष। यहाँ हम ध्यान देंगे, अधिकतर हम क्या कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में कार्यभार संभाला था। अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम टिक इसी पे लगा के आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो जो प्रकाशन वर्ष था वो 1900 था। क्या था? 1900 था। ठीक है, तो आगे हम सभी देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 83 देखते हैं। लोकनायक वही हो सकता है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बी है नंद दुलारी वाजपेयी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है ग्रेसन। इसमें है लोकनायक वही हो सकता है। लोकनायक की बात किसने की है? लोकनायक वही हो सकता है, थोड़ा याद करिए। ये कौन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और तुलसीदास के संबंध में यह कथन कहा गया है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में इन्होंने कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे हम सभी देखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, लोकनायक की बात कौन करता है, समन्वय की बात कौन करता है ना? किसने कहा है, किसके लिए? तो ये तुलसीदास जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम सभी देखेंगे, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है परीक्षा में। ये देखेंगे, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे, जो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। मध्वाचार्य है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ये भी प्रश्न बनता है। अद्वैतवाद हो जाते हैं शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं। और जो मध्वाचार्य हैं ये द्वैतवाद हैं, और यहीं से हमारा प्रश्न बना है। अधिकतर प्रश्न बनता है जो कि विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, या रामानुजाचार्य जो है द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। तो क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, कई परीक्षा में मैंने देखा है। आगे हम सभी देखते हैं, ये है, देख लीजिए आप। 10 रूपक के लेखक हैं। 10 रूपक रचना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धनिक, धनंजय, मम्मट और विश्वनाथ। 10 रूपक, 10 रूपक धनंजय, 10 रूपक धनंजय। ठीक है, ये नाट्य के 10 रूपकों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ है। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे 86 नंबर के प्रश्न को। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं, किसकी नाट्य कृति है? तो कालिदास, भारवी बी है, सी है भवभूति, डी है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी है? मुद्रा राक्षस ये है विशाख दत्त की है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विशाख दत्त की रचना है। 87 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जो भी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट हैं। और आगे हम सभी देखेंगे 87 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87। नौ सहसांक चरितम चरित चंपू कृति के रचनाकार हैं। 9 सहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है श्रीहर्ष, बी है दंडी, सी है भास और डी है बाणभट्ट। तो जो 87 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और मैं जो है कालिदास की 87 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। और ये भास के 13 नाटक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और बचते हैं दंडी और बाणभट्ट, है ना? तो ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी क्लास अलग से करा दी जाएगी, उसमें आपको विस्तृत बता दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी जितने भी हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम सभी देखेंगे, चंद्रालोक के रचनाकार है। चंद्रालोक विश्वनाथ, बी ऑप्शन है राजशेखर, सी है दंडी, डी है जयदेव। 88 नंबर का जो प्रश्न है, चंद्रालोक किसका है? तो जयदेव का है। चंद्रालोक जयदेव का है। जयदेव प्रणीत चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद, ये विशेष ग्रंथ हैं इनके। चंद्रालोक में कितने मयूख हैं? 10 मयूख हैं, प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 89 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं। प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं
और जो है आप इस प्रश्न से परिचित होंगे, है ना, क्योंकि अभी मैंने जो है पोस्ट किया था। तो प्रतिमा नाटकम के रचयिता है शूद्रक, बी है भास, सी है कालिदास और डी है विश्वनाथ। 89 नंबर का प्रश्न है। 89 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भास। भास के 13 नाटक हैं और 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। प्रतिमा नाटक, अभिषेक और पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उर्भंग, बालचरित। चारुदत्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिमार्गम, प्रतिज्ञा, योगंधराण, स्वप्नवास, दत्तम, और जिनमें से जो है प्रतिमा नाटकम पूछा गया है हमारे प्रश्न में। अगला देखते हैं 90 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, भास की रचना है। देखिए अभी भास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इनके 13 नाटक हैं, बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण है, 13 नाटक हैं। 13 नाटकों में से कौन सा मिल रहा है? विक्रमोर्वशीय, मृच्छकटिकम, रत्नावली, है ना, प्रतिमा नाटकम अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन सा नाटक भास का नहीं है। देखिए 13 हम लोगों ने पढ़ा था, 13 में से कौन सा नहीं है? स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिमा नाटकम देखा था, मुद्रा राक्षस, है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 91 का मुद्रा राक्षस इनका नहीं है, बल्कि यह विशाखा दत्त की प्रथम रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है, और ये प्रथम रचना इनकी मानी जाती है। 92 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसे देखते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, रघुवंश के रचयिता हैं। रघुवंशम महाकाव्य जो है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी है बाण, सी है भवभूति और डी है माघ। 92 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। रघुवंशम, कुमार संभवम, ये कालिदास की जो है रचनाएं हैं, ठीक है। और इसमें मनु से लेकर के जो है सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम इत्यादि के कुल 31 राजाओं के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे 93 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। हाँ, 93 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 93। संस्कृत साहित्य से प्रश्न है, और संस्कृत साहित्य को भी हमें छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए कितने प्रश्न लगातार बन रहे हैं। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभयामी सारिका, रघुवंशम, मालती माधव, वेणी संहार। चारों में से बताना है कि कौन नहीं है। 93 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो रघुवंशम महाकाव्य है, ना कि नाटक है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 94 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम भारवी, बी कालिदास, सी भवभूति और डी है भरत मुनि। ये चारों कवि हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने नोट से, या जो भी पुस्तक होंगी आपके पास, क्योंकि सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम पूछी जा रही है कि किसकी रचना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो कुमार संभवम है, ये जो है किसकी है? कालिदास की। रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहारम, 6 ऋतुओं का जिनमें वर्णन किया गया है, ये सभी जो है किसका है? ये है महाकवि कालिदास की रचना है। और रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये लघुत्रयी में आता है। किस में आता है? लघुत्रयी में आता है, लघुत्रयी में आता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर का प्रश्न है, मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है। भास के 13 नाटक हैं, अभी आपको बताया गया था। कालिदास के हैं रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। आगे है, देखते हैं हम सभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देखिए तो ऋतुसंहारम है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। कुमार संभवम है, रघुवंशम है, ये दोनों इनके महाकाव्य हैं। और बुद्धचरित करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या बनेगा? 95 का सी होगा, यानी कि बुद्धचरित किसकी है? अश्वघोष की रचना है। यह एक महाकाव्य है, ठीक है, अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 98 नंबर का प्रश्न है, नहीं 97 देखते हैं। हाँ, 97 नंबर का जो प्रश्न है, इसे देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। तो ऋतुसंहारम, इसका आंसर भी दिख गया। ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम है, ये नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष का नाम आप सुने होंगे, श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। 98 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है?
भवभूत की नहीं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव। कर्पूर मंजरी ध्यान देंगे हम। 98 नंबर का जो प्रश्न है, कर्पूर मंजरी भवभूत की नहीं है, राजशेखर की है। 4 अंकों की है ये। कितने अंक की है? 4 अंकों की है। राजशेखर की रचना है। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे 99 नंबर का प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार अलंकारात प्रचक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है आचार्य दंडी, बी है आचार्य वामन, सी है आचार्य कुंतक, डी है आचार्य मम्मट। तो काव्य शोभाकारान ये किसकी है? काव्य के शोभा कारक धर्म का नाम अलंकार है, ये किसका है बताइए? तो ये दंडी का है। धर्म का नाम अलंकार बताते हैं दंडी जी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे तद्दोष शब्दार्थो सगुणा वर्णलंकृति पुनः क्वापि। किस काव्य का लक्षण है? तो जयदेव। ऑप्शन ए है, बी है दंडी, सी है मम्मट और डी है हेमचंद्र। 100 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मम्मट, है ना। पुनः क्वापि की बात कौन करता है? मम्मट करते हैं। तद्दोषो मम्मट का है। अब हम सभी बढ़ेंगे अपने प्रश्न पर, देखेंगे प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। रसो व रसः को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया था? पंडित जगन्नाथ ने, विश्वनाथ ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने, आचार्य भट्टनायक ने। 101 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ ने। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 102 वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं भामा, रुद्रट, मम्मट और विश्वनाथ। तो वक्रोक्ति के विरोधी विश्वनाथ हो जाएगा। और वक्रोक्ति के विरोधी साहित्य दर्पणकार क्या है? विश्वनाथ जी हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। राजशेखर के नाटक का नाम है, राजशेखर, है ना। बाल रामायण, चंड कौशिक और नैषधानंद, आचार्य चूड़ामणि। 3 नंबर का जो प्रश्न है, यानी कि 103 नंबर का प्रश्न है, बाल रामायण है। बाल राजशेखर का क्या है? बाल रामायण है, राजशेखर की रचना है। ठीक। 104 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104। इधर देखते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है हमारा, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को कितने भागों में बांटा है? 5, 6, 7, 8। वक्रोक्ति को 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में। वक्रोक्ति को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। 5 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय से काव्यालंकार सूत्र, काव्यदर्श, काव्यादर्श, काव्य दर्पण, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। 105 नंबर का प्रश्न है, तो काव्यालंकार सूत्र ये रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। 105 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 106 नंबर के प्रश्नों को करते हैं। इत्यलम में कौन सी संधि है? संधि से प्रश्न बना है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी संधि है। 106 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यण संधि। और यण से और संधि से संबंधित भी क्लास जो है करा दी गई है, लेकिन पुनः जो है मतलब दोबारा जो है नए सिरे से कराने की कोशिश की जा रही है। ये सॉल्व प्रैक्टिस है, जब तक हम सभी PYQ देख लेते हैं, इसके बाद हम सभी जो है महत्वपूर्ण कंटेंट और प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे। चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय, द्विगु समास है ना। चक्रपाणी में समास है। कौन सा समास है? चक्र है हाथ में जिसके, है ना, यानी कि तीसरे का बोध हो, तीसरा पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध क्या? जो कर्मधारय द्विगु संख्यावाची, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद पहला पद जिसका संख्यावाची होता है। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 108 नंबर का प्रश्न है, विभक्ति से प्रश्न बना है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आप एक सूत्र है, आप पढ़े होंगे, सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने, सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के साथ मतलब प्रधान किया यानी कि कर्ता का साथ देता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो सह के योग में कौन सी विभक्ति? तृतीया, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे हम जो है सर्वस्य 9 नंबर का प्रश्न है। सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेशाम किस विभक्ति के एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? देखिए, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेशाम, है ना। 9 नंबर का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा जो है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। ठीक। आगे हम सभी देखेंगे जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या
आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप बताना है। चारों ऑप्शन में से बताना है ऑप्शन के चतुर्थी। तो ये जो है हो जाएगा आत्मभ्या। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। 111 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अस्मद और युष्मद का दोनों का याद करना है। मैं अस्मदमय शब्द का तृतीया बहुवचन रूप है। अस्मान, वयम, अस्मत्, अस्माभि। तृतीया बहुवचन की बात हो रही है तो हो जाएगा जो है मया अवाभ्याम अस्माभि। इस तरह से करेंगे तो बहुवचन की बात पूछी जा रही है तो ये अस्माभि यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। हर इस शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। हर इस शब्द का सप्तमी बहुवचन की बात हो रही है। जहाँ बहुवचन आता है सप्तमी में शु लगा रहता है। कुछ कुछ ट्रिक है ये, है ना। हरिशु, हरिशु होगा। क्या होगा? हरिशु होगा। हरि शब्द का सप्तमी हरिशु होगा। ठीक है। तो अगर इसका पूरा देखा जाए तो हरो, हरियो, हरिशु। आगे हम सभी देखेंगे 13 नंबर के प्रश्नों पर देखते हैं। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का है? हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि कौन सा है? शायद आप गेस कर पा रहे होंगे। हरिभि, ये देखिए, ये इसी से जान जाइए। ये हरिणा है ना, रामेण, मतलब सबका अलग अलग है ना, तृतीय विभक्ति होता है ये। 114 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा। अस्य, आस्याः, अनयाः, अनयोः। 14 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनया, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। इदम शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप अनया या इस तरह से होता है एनया, है ना, तो सही होता। आगे देखेंगे, ये भी इसमें सी सही है। 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। अहसा, अहसतम, अहसन, अहसताम, है ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहसतम, बी हो जाएगा। और परेशान नहीं होना, धातु रूप, शब्द रूप, ये सब इन सब की क्लास जो है कराई जाएगी। आगे हम सभी देखेंगे। अभी ऐसे समझ लेना है और अगर आप चाहें तो ये जो जो भी प्रश्न है उसे आप नोट कर लीजिए एक रफ में, और अपनी जो मूल पुस्तक है या आपकी जो नोट्स है आप वो नोट्स लेके बैठ जाइए। पूरा सब एकदम जो है सही से अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उसे 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। पठ धातु परस्मैपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पठ धातु के लिट लकार की बात हो रही है। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। पठिष्यतः, पठिष्यामः, पठिष्यत, पठिष्यामि। क्या होगा इसका? तो पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन की बात हो रही है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, है ना। आगे हम सभी देखें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। चारों ऑप्शन में से बताना है। 17 नंबर का जो प्रश्न है ना, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, तो छात्र 2 पुस्तकों क्रीता, यानी कि हाँ, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर का प्रश्न है, लगभग हम सभी पहुंचने वाले हैं अपने लक्ष्य पर, है ना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। चारों ऑप्शन में से बताना है 118 का कौन सा सही है। तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। आगे हम सभी देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है। रीति प्लस अनुसार में संधि के बाद शब्द बनेगा। हाँ, ये ध्यान दीजिए। रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतोनुसार, रीत्यानुसार, क्या बनेगा? 19 नंबर का प्रश्न है तो रीत्यानुसार बनेगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। रीति प्लस अनुसार, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 जो कि लास्ट प्रश्न है। और भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण किसकी हैं? तो चारों ऑप्शन में से बताना है किसकी हैं ये। तो बहुत ही फेमस और चर्चित है, सभी को रटी रटाई होंगी ये पंक्तियां, हमारी यही उम्मीद है। तो ये है जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। करेक्ट आंसर रामचंद्र शुक्ल की है, सॉरी, टिक है ना, टिक ये लगा रहे हैं। जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है।
आगे हम सभी देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। कभी कभी पूछा जाता है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आज की क्लास में हम सभी जो है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में जो हुई थी उस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है। ये उसका भाग 3 था, यानी कि 80 से लेकर के 120 प्रश्न, यानी कि टोटल हम लोगों ने 40 प्रश्नों को इस क्लास में देखा है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आप सभी जो है अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखिए, और ये क्लास अगर उपयोगी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं और यदि आपकी इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उस पर प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी, उसके कंटेंट को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए